कि यहाँ अपने इलाके के बच्चे जो हैं वो एक आध फ्लैट उनका खाली रहता था तो फर्श पे सोते थे लोग, दाल भात मिल जाता था उनके यहाँ खाने को। तो शुरुआती समय में वही दहीसर में ठिकाना रहा मेरा। वाह। और फिर जे स्कूल में क्या हुआ? सेमेस्टर शुरू होने में समय था। एडमिशन मिल गया? नहीं, एडमिशन मिला नहीं क्योंकि सेमेस्टर शुरू हो गया था। तो अगले साल के लिए हमने इंतज़ार करना था। उस बीच में छोटे मोटे काम करने लगे क्योंकि खाना पीना चाहिए था। तो चूँकि राजा राम जी के यहाँ रहते थे तो उनके साइट्स पर जा कर के उनका हिसाब किताब कभी लिख देते थे, तो रहने और खाने का इंतज़ाम हो जाता था। साठे साहब यहाँ महाराष्ट्र के, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, इंदिरा जी की सरकार थी। तो मैंने वो फिल्म बनाई फेसेस आफ्टर स्टॉर्म, बिहार शरीफ राइट्स के ऊपर में। फिल्म्स डिवीज़न ने मुझे यूनिट दे दी थी और वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी फिल्म थी, लेकिन उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का, पहला मेरा वो 1981 में। और वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तक आने डॉक्यूमेंट्रीज बनाते और चारों तरफ काम करते मैच्योरिटी थोड़ी मीडियम की आ गई थी और मैंने सोचा कि अब मुझे फीचर फिल्म बनानी चाहिए। तो शैवाल की लिखी हुई कहानी थी और उनकी कविता मैंने इस्तेमाल की थी फेसेस आफ्टर स्टॉर्म में, कालसूत्र करके कहानी थी। ओके। उस पर मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू की। शैवाल भी मेरे साथ थे। ये फिल्म दामुल पटकथा लिखी। कब की बात है? ये 84 में फिल्म, 82 में मैंने शुरुआत की थी, 83 में एनएफडीसी का लोन मुझे मिला उसके बाद। लेकिन हुआ क्या कि दामुल के पहले एक दूसरी फिल्म बन गई हिप हिप हुर्रे। हमारे मित्र थे मनमोहन शेट्टी जी, एडलेब्स, उन्होंने 16 मिलीमीटर का रेवोल्यूशन शुरू किया था। तो प्रस्ताव ऐसा आया, हम लोग बात करते करते एक स्कूल और फुटबॉल की लाइफ के ऊपर में। तो तब तक मैंने इसकी स्क्रिप्ट जो है वो एनएफडीसी में जमा कर दी थी। तो हिप हिप हुर्रे कंप्लीट करते करते वो लोन अप्रूव हो गया। तो फिर मैंने दामुल बनाई। हिप हिप हुर्रे को भी अच्छी सफलता मिली, लोगों को अच्छी लगी फिल्म, लेकिन रिकग्निशन जो है वो दामुल से आई। दामुल की कास्ट क्या लिया आपने उससे? सब नए लोग थे। दामुल में अनु कपूर थे और शीला मजुमदार थी, दीप्ति भी थी दामुल में, और बहुत सारे नए लोग थे जो बिहार से और पटना से और थिएटर के कलाकार थे। तो काफी रिकग्निशन मिला उससे? जी। दामुल को फिल्मकारों ने भी बहुत सराहा, क्रिटिक्स ने सराहा और उसको फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म का मिला। जो काफी अच्छा मेरे लिए शुरुआती समय में ही बढ़िया हो गया। कितना पैसा लाया है रे नगीना? 300 मालिक। काहे मुंशी जी, का ड्यूटी है आपका? लाठी चलाना, वो भी जनाना पर। हाँ, कितना पाप करेगा तू? 50 मन साल देने का वादा किए थे और अब भेजते हैं एक मुट्ठी भीख। हमको इस सब में काहे घसीटता है रे? हमरा इज्जत का सवाल है मालिक। मृत्युदंड कब बनी? मृत्युदंड तो उसके 10 साल बाद बनी। तो 10 साल के गैप में क्या किया? एक और फिल्म मैंने बनाई राजस्थान में। अच्छा जी। एक विजय नाम देथा की बिजी की कहानी थी, लोक कथा थी। उस लोक कथा पर इरपिंदर भाटिया करके एक थी और उन्होंने पटकथा लिखी थी। तो मेरे सामने जब वो प्रस्ताव आया तो फिर हम लोगों ने बैठ के उस पर काम किया। बहुत खूबसूरत कहानी थी उनकी। परिणति करके मैंने फिल्म बनाई और वो 87 में मैंने बनाई। ओके। बीकानेर के पास डूंगरगढ़ है, तो डूंगरगढ़ के धुओं में मैंने वो फिल्म बनाई। बहुत, वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। बहुत। कास्ट क्या थी उसमें? वसंत जोसलकर और सुरेखा सीकरी थे और नंदिता दास थी। वो लड़की, छोटी बच्ची काम किया था। उसको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इस फिल्म को भी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री जो भी बनाता था मैं क्लासिकल डांस फॉर्म से बनाई। मुझे टेलीविज़न से कुछ काम मिला। मुंगेरी लाल के हसीन सपने का मैंने वो उन्हीं दिनों बनाया था। फिर
1988 के आसपास थोड़ी फिल्मों से मेरी विरक्ति से होने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद सही काम, सही मौके नहीं मिल रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव हुए। मेरा विवाह दीप्ति के साथ हुआ था। हम लोग एक दूसरे को चाहने लगे थे। कुछ 85-86 से लेकर के 88 तक हम साथ रहे। उसके बाद फिर थोड़ी सी विरक्ति होने लगी, तो मैं वापस बिहार चला फिर गया। क्या विवाह? हम लोग सेपरेट हो गए 89 में, और 88 में हमने एक बच्ची गोद ली थी। मैं ऑर्फनेजेस में काम करता था, तो एक ऐसा था कि बच्ची को जीवन देना चाहिए। तो उसके बाद मैं चला गया पटना। करीब 4 वर्षों तक, 89 से 92-93 तक मैं बिल्कुल ही फिल्म छोड़ करके कुछ अलग अपना काम कर रहा था। कुछ एक आधा NGOs, अनुभूति करके, जो आज भी काम करती है, कल्चरल क्षेत्र में लोगों को ट्रेन करना, फिल्म एप्रिसिएशन के कोर्सेज करना, ऐसी चीज़ें मैं किया करता था। और उन दिनों के जो सामाजिक परिवर्तन थे, जो 90s में जो हमारी ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज हुई या मंडल कमीशन हुए, वो बड़े पोटेंट सोशल चेंज लाने वाले जो दो चीज़ें हुई, एक साथ हुई। तो उसमें पटना में थे आप 4 साल? मैं पटना में था, तो इनको ऑब्जर्व करता रहा। और इन्हीं दिनों वो कहानी, मृत्युदंड की कहानी जो है, वो उसका जन्म हुआ उस दौरान? जी। ओके। वो काम उस पर चल रहा था, ऐसे ही मानसिक तरह से नोट्स वगैरह बन रहे थे, बाकी अपना काम। मुझे फिर लौटा है बम्बई वापस? लौटने का कारण मूल ये था कि एक तो फिर फिल्म बनाने की उत्कंठा हुई कि चलो वापस चलते हैं। दूसरी चीज़ ये भी हुई व्यक्तिगत जीवन में कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई 93 में। और ये बच्ची 4-5 साल की, मेरी छोटी सी बच्ची, इसकी देखभाल करनी थी और कोई था नहीं। तो हम दोनों चले आए बम्बई, और जीवन फिर से 93 में शुरू किया, क्योंकि ना यहाँ घर था, ना अपने पास कुछ पैसे बचे थे। ज्ञान था, कॉन्फिडेंस था, और बच्ची को फिर हमारे मित्र मनमोहन शेट्टी ने हमारी मदद की। तो बच्ची को जाकर के मैंने संजीवन विद्यालय पंचकनी में दाखिला कराया, और खुद फिर से यहीं आदर्श नगर है, थोड़ी दूर पर छोटे छोटे कॉटेजेस हैं, एक किराए पे लेकर के वहाँ ऑफिस शुरू किया। अंधेरी ईस्ट में उस समय मैं रहता था, और मृत्युदंड की तैयारी शुरू की। वाह। वहाँ से फिर जीवन अपना। तो कितने साल लगे मृत्युदंड फ्लोर पे आने में? मृत्युदंड मैंने शुरू कर दी थी 95 में, 93, 94 में। उसके बीच में फिर मुझे एक बंदिश करके जो फिल्म जो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, वो एक तूने हमारे पति का ही नहीं, औरत के मर्यादा की हत्या की है। तू नहीं बचेगा, नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। और फिर गंगा जल? गंगा जल हमने बनाई मृत्युदंड बनाने के 4 साल बाद। गंगा जल और मृत्युदंड के बीच में 2 और फिल्में बनाई। दिल क्या करे, एक अजय देवगन के साथ पहली बार हमारी मुलाकात हुई, और हम लोगों एक दूसरे को अच्छे लगे। हम लोगों ने कहा शुरू करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मेरे पास एक बच्ची की कहानी थी, उनको अच्छी लगी, हम लोगों ने वो फिल्म बनाई अजय, काजल और महिमा को लेके। एक सुभाष घई जी के लिए एक छोटी सी फिल्म राहुल थी, वो बनाई। और गंगा जल की जब पटकथा पूरी हुई, तो फिर अजय से बात हुई, और गंगा जल उसके बाद बनाई। गंगा जल से फिर बहुत अच्छी पहचान मिली। मतलब एक जो अपनी बात कहने वाली जो एक आर्ट फिल्मों और उसको कमर्शियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, वो मृत्युदंड से शुरुआत हुई। मृत्युदंड में मुझे समझ में आ गया कि अब मैं दामुल और परिणति जैसी फिल्म नहीं बना सकता। अब मुझे भाषा जो है, ग्रामर जो है, वो कमर्शियल सिनेमा का अपनाना पड़ेगा, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, फिल्मों को दर्शकों तक ले जाना है। तो वो फिर परिवर्तन मैंने शुरू किया, जो वो एक्सपेरिमेंट आज तक चल रहा है। 20
शादी है उसका। अगर आज हमारा जमानत ना हुआ ना तो हम जेल तोड़ डालेंगे। बच्चा यादव! अरे आंख दिखाता है, गाँव का लेकर अरे फूर दे साला का ना रहेगा, आंख ना करेगा। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, दुश्मन तो समाज खुद है अपना। गंगा जल! गंगा जल सब पवित्र कर देंगे। अपहरण कैसा रहा? उसके बाद सारी फिल्में अपने अच्छे आरक्षण पे सुनते हैं ज्यादा विंडो पे सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसा कुछ लगा आपको? आरक्षण बहुत ही डिस्टर्ब रिलीज रही उसकी। कैसे? क्योंकि उस वक्त कई स्टेट में तो बैन हो गई फिल्म। मायावती जी ने बैन कर दिया, पंजाब में बैन हो गया, हरियाणा में बैन हो गया, आंध्रा में बैन हो गया, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुए। और आजकल फिल्मों का जो पहला 3 दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले 3 दिन बहुत डिस्टर्ब रहे उस फिल्म के, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज खड़े हो गए। जब पिक्चर रिलीज हुई तो सबको पता चल गया कुछ नहीं है इसमें। बावजूद इसके उस फिल्म में जरूर क्षति जरूर हुई, मुझे क्षति अच्छी हुई उसमें। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। पेड सर्विस विदाउट गारंटी। इस देश में 2 भारत बसते हैं। उसके बाद फिर आरक्षण के बाद हम सत्याग्रह की तैयारी शुरू हो गई थी। सत्याग्रह के लिए डेट में थोड़ी विलंब था, साल भर का समय था बीच में। तो एक मेरे मन में एक कहानी थी चक्रव्यूह की, जो नक्सल समस्या को लेकर के। चक्रव्यूह कैसी रही, उसने कैसे परफॉर्म किया? ठीक है, मतलब एवरेज रही। मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। कबीर मत करिए, इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहा है तू। अगली बार जब हम मिलेंगे हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा। वो सत्याग्रह आप 30 को रिलीज कर रहे हैं? 30 अगस्त को सत्याग्रह रिलीज कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता नहीं कि बड़े बड़े स्टार आपको कभी ना नहीं कहते? वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। सौभाग्य जरूर मानता हूं कि अच्छे बड़े कलाकार जो हैं वो काम करने को हाँ करते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सब बड़े सघनता से विश्वास रखते हैं उस चीज़ में जो मैं लेके उनके पास जाता हूँ। तो सत्याग्रह में क्या थीम है, क्या कहना चाहते हैं आप देश के लिए? सत्याग्रह स्टोरी है एक ऐसे पिता की जो एक अपने पुत्र को गंवा देता है आदर्शों के चक्र में। और पिता ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो जैसे परंपरा की अच्छे विचारों की धरोहर हो, वो इस चीज़ में विश्वास करता है कि समाज ने हमें जो दिया है वो समाज को मुझे वापस लौटाना है। और एक ऐसा पुत्र है जिसके पिता नहीं है, जो पिता की तलाश कर रहा है, लेकिन उस पुत्र के मूल्य और मायने जो है वो आज के नौजवान के, जिसकी सोच ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, जिसके विश्वास ऐसे हैं कि आज अगर ग्रीड नहीं होगा, लालच नहीं होगा तो हमें इंसेंटिव नहीं रहेगा, हम काम नहीं करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कंपटीशन नहीं होगा तो फिर मौका कैसे मिलेगा आगे बढ़ने का। तो आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? मैं इन चीज़ों को के बारे में सोचना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं फिल्में करता हूँ, चाहे वो राजनीति के वक्त भी टर्बुलेंस आ गई थी, आरक्षण में भी आ गई, चक्रव्यूह के समय में भी बहुत बड़ी टर्बुलेंस आ गई, सबको लगा टाटा बिरला वाली बात को लेकर के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जब रिलीज होगी तो सबको पता चल जाएगा कि नहीं बैलेंस्ड है। फिल्म रिलीज, हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। Well said. हर मूवमेंट का अपना रुख होता है। जैसे कि जमुना और गंगा नदियां हैं, तो नदियां अपने अपने धार से बहती हैं, अपने अपने किनारे से लोगों को
दान करती हुई चलती हैं। राजनीति के बारे में भी ऐसी आशंका थी, लेकिन जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा उसमें। रिलीज होने के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। रिलीज होने के पहले बड़ी ये लोगों को आशंका थी हाँ, कि किस रूप में दिखाया होगा सोनिया जी को, किस रूप में दिखाया होगा कांग्रेस को। अरे भाई, हर राजनीतिक पार्टी के अपने, हर राजनीतिक व्यक्तित्व के अपने अपने रंग होते हैं, तो ये चीजें होती रहती है। मैंने अब इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। अब कुछ लोगों ने कहा कि आपने सत्याग्रह में रघुपति राघव राजा राम गाना इस्तेमाल किया है, इसको आपने अलग तरीके से, अलग इसमें शब्द दे दिए। हाँ दिए, ये प्रार्थना है, बापूजी की प्रार्थना है। बापूजी का नाम सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था, तो मेरे मन में प्रेरणा वहीं से आई थी। तो शूटिंग कहाँ की सत्याग्रह की आपने? ज़्यादा हिस्सा कहाँ शूट हुआ? भोपाल में, पूरी तरह से भोपाल में शूटिंग हुई इसकी। मिस्टर मानव राघवेंद्र, क्या समझ रखा है आपने हमको? बाराती का ढोल कि आप बजाते रहेंगे और हम डांस करते रहेंगे? इस व्यवस्था को इस भ्रष्ट हालात तक पहुंचाने में आप जैसे लोगों का भी बड़ा हाथ है मानव जी। तुम जैसे सेल्फिश लोगों के लिए हर्ट वर्ड का कोई मतलब नहीं होता मानव। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैंने आंख बंद करके तुम पर विश्वास किया। अरे नेताजी, बिना हमें बताए कोई पार्टी हमारे डिस्ट्रिक्ट में झंडा तक नहीं उठाता, और आप हैं कि सीधे हवाई जहाज से गांधी चौक पर लैंडिंग करेंगे और लगेंगे भाषण झाड़ने। छोटा बड़ा हर पार्टी का विधायक बहुत मेहनत, तिकड़म और इन्वेस्टमेंट करके चुनाव जीतता है। एक बेचारा 5 साल कुछ कमाएगा और किसी को हक नहीं बनता है कि उसके इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाले। ना करें आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। बेटा, कल तुम चले जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रहा भाऊजी, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन और सरकार का रुख, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का रुख? ये मेरी चौथी फिल्म है भोपाल में। राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? कभी जरूरत पड़ी तो मिला, बहुत हमेशा मिलने की जरूरत नहीं रहती। कैसा लगा उनका रुझान, सपोर्ट? वहाँ बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया। मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। उन्होंने शुरुआती समय में ही एक डिपार्टमेंट ऑफिसर बना दिया था कि भाई आपको जब भी किसी तरह की दिक्कत हो आप इनसे बताइए। आपने इतने फिल्म स्टार्स के साथ काम किया, आपको सबसे अच्छा किस फिल्म स्टार के साथ अनुभव रहा? ये प्रश्न आपका बहुत ही कठिन है उत्तर देना। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि सभी के साथ, मुझे आज तक कभी भी किसी एक्टर के साथ दिक्कत नहीं हुई काम करने में। मैंने जब भी शेड्यूल बनाया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्री वर्क करते हैं, और सभी आर्टिस्ट, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, बच्चन साहब के साथ भी रीडिंग, रिहर्सल्स, बातचीत सब सेट पर आने के पहले हो जाती है। देखिए, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में फिल्में बनाते हैं, अकेले रहते हैं, आमतौर पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी न किसी हीरोइन के साथ या महिला के साथ कंट्रोवर्सी या उसमें आते हैं विवाद में। जी, आपके बारे में ऐसी चर्चा कभी सुनने को नहीं मिली? क्या कहें, दुर्भाग्य है या सौभाग्य है। कोई ऐसा अफेयर बम्बई में हुआ किसी के साथ पत्नी के बाद? किसी भी पब्लिक चैनल पे मैं अपनी व्यक्तिगत बात तो करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ऐसे संबंधों में सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। क्या बात। और उनकी मान मर्यादा भी मुझे रखनी चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है कहीं पर भी तो ये अच्छी बात है, और काम मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, और काम के आगे बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। ये कहा जाता है कि सफल आदमी के जीवन में इमोशनल सपोर्ट, वुमेन सपोर्ट होना ज़रूरी है। आपको मिल रहा है कहीं न कहीं से इमोशनल सपोर्ट? मुझे अपने इर्द गिर्द जो वातावरण है,
साथ में काम करने वाले लोगों का, उनके साथ बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलता है। चाहे ड्राइवर हों, चाहे मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, चाहे असिस्टेंट्स हों, चाहे मेरे मैनेजर्स हों, काफ़ी बड़ा फैला हुआ अभी इस वक्त कारोबार है, वो सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। पटना में इतना प्यार स्नेह लोग आपको देते हैं, मुझे मालूम है, हम ईटीवी बिहार चलाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात होती है। तो आपने जो चुनाव लड़ा तो ये जन समर्थन उस तरह से नहीं आया, क्या कारण लगा आपको कि आपकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई? उस चुनाव में बहुत अच्छा वोट मिला था मुझे, 1.5 लाख वोट मिले थे। जबकि मैं विश्लेषण यही कर सकता हूँ 2004 में क्या था, इंडिपेंडेंट लड़े थे उसमें? 2004 तो ऐसे आनंद फानन में एक सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में, तब तक मैंने कुछ काम भी नहीं किया था। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए। पासवान की पार्टी पे लड़े आप, तो क्या वो गलत था डिसीजन, उस पार्टी से लड़ने का? डिसीजन गलत हो गया क्योंकि लोगों का विश्वास मुझ में था। मुझे 2009 का चुनाव भी इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहिए था। जो पार्टी से टिकट लेना या जुड़ना, मैं थोड़ा भावनात्मक रूप से शिकार हो गया पासवान साहब का। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और हमेशा स्नेह रखते थे, और मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह की पॉलिसीज में विश्वास रखता हूं कि कांग्रेस के साथ ये लोग रहते हैं तो यूपीए के साथ रहेंगे, तो यूपीए की पॉलिसीज से मैं कहिए कि सिंपैथी रखता था। लेकिन वो चुनाव जो है गलत हो गया क्योंकि यूपीए का टूटना, कांग्रेस का अलग होना, और तब तक मैंने इनको हाँ कह दिया था। उन्हीं दिनों टिकट लेकर के आखिरी समय में जाके वो टूटा था इनका संबंध। तो उन मायनों में अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे अगर इंडिपेंडेंट लड़ा होता तो शायद बेहतर था, बेहतर रहता। हाँ, बेहतर रहता। फिर वही होता है कि मैंने सोचा था कि जिंदगी के 10 वर्ष जो है वो पब्लिक लाइफ में काम करते हुए कोशिश करके कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जॉब मिल जाता तो जो रिसोर्सेज मैं लेकर के आता, क्योंकि एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपकी बहुत पहुंच रहती है, अगर आप चाहें तो बहुत काम कर सकते हैं, तो वही दिखाना चाहता था मैं। तो अब क्या ये क्लोज चैप्टर है पॉलिटिक्स आपके लाइफ में, या फिर कोई चुनाव लड़ सकते हैं? कोई प्रश्न नहीं उठता है, ये बिल्कुल बंद चैप्टर है। क्लोज है। हाँ, मैंने 50 की उम्र से 60 की उम्र तक मैंने सोचा था, अब मैं 60 क्रॉस कर चुका हूँ। तो ट्राइड एंड फेल्ड, एक सेक्टर में ट्राई कर फेल हुए। हाँ, वो सक्सीड, वहाँ एक ही क्वालिफिकेशन का तरीका है, जनता आपको सपोर्ट करे, तो वो नहीं हो पाया। मेरा दुर्भाग्य रहा और कि मैं चंपारण की सेवा नहीं कर पाया। तो अब बिहार आपका होम स्टेट है, था शुरू से ही, नीतीश कुमार सरकार है, काफ़ी चर्चा में रहती है। आपको कैसे लगते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। वो जब से आए हैं तब से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे बिहार में बहुत ही सुधरा है। बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों के बीच में खुशहाली फैली है। बहुत दिनों की विपत्ति और पिछड़ेपन से गुजर रहा बिहार अचानक 5-10 वर्षों में ठीक हो पाना, जो कहें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो आसान भी नहीं है, लेकिन उसके आयाम तो जरूर बने हैं, उसके सूरतें तो जरूर बनी हैं। मैं पिछले 2.5-3 वर्षों से सिनेपोलिस, वो जो हमारा मल्टीप्लेक्स सिनेमा और मॉल, वो भी मैंने शुरू किया, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। एक अस्पताल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हाजीपुर। तो मॉल तो पहला होगा, पटना में पहला मॉल है आपका? जी, पहला मॉल है। वहाँ तो मॉल कल्चर है नहीं अभी तक, कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन अभी पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा और ओनली मल्टीप्लेक्स सिनेमा और ओनली मॉल, दोनों अभी तक तो पहले हैं। कैसे चल रहे हैं फाइनेंशियली? बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। वो ठीक है वेंचर? जी, बहुत अच्छा है। एक आपने न्यूज़ चैनल भी शुरू किया था, मौर्या न्यूज़ चैनल मैंने शुरू किया था, जो अपने कहें कि न्यूज़ चैनल के लेवल पे बहुत अच्छा रहा। अपने अच्छे शुरुआती समय में मार्केट भी अच्छा कैप्चर किया, लेकिन वहाँ पे रेवेन्यू की जो है बहुत किल्लत है, और न्यूज़ चैनल्स जो है, एक सिंगल न्यूज़ चैनल कहीं पर भी चलाना बड़ा मुश्किल है। सभी के साथ ये स्थिति। और मैं व्यक्तिगत
ताकत और धन के बल पे चलाता रहा उसको, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो मैं उसको बंद कर रहा हूँ, या हो सकता है किसी के साथ डील हो जाए तो मैं दे दूंगा। तो अब आप सत्याग्रह से अगर अच्छा पैसा बनाते हैं तो क्या बिहार में करेंगे इन्वेस्ट और किसी वेंचर में? देखिए, सत्याग्रह का पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिहार का तो बिहार का ही पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। सत्याग्रह में क्या बनेगा क्या नहीं वो तो ऑलरेडी हो चुका है। इसमें ये फिल्म सफल होगी तो उस सफलता की इन्वेस्टमेंट होती है, फिल्म बनाने के लिए पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी बिहार में जिस तरह का जो भी अपने बल पे इन्वेस्टमेंट, कोई मैं इंडस्ट्रियलिस्ट तो हूँ नहीं, मैं तो भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ बिहार से कि चलो कुछ हो जाना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल वाली चीज़ें आनी चाहिए कि दूसरे प्रेरित हों काम करने के लिए, और हो भी रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, दूसरे मॉल्स भी बन रहे हैं। तो उस भावना से करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जो हूँ, जहाँ हूँ, जितना भी है खुश हूँ, नहीं भी रहेगा तो भी रहूँगा खुश, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सत्याग्रह के बाद कौन सी फिल्म लॉन्च कर रहे हैं? आप तो एडवांस में सोचना शुरू कर देते हैं 2-3 साल पहले। एक दो विषय हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़े से सामाजिक और राजनीतिक विषय से अलग होकर काम करना चाहता हूँ इस बार। अभी तक मन पूरा बनाया नहीं कि किस पे शुरू करूँगा, लेकिन 2 विषय हैं जिन पे काम कर रहा हूँ, वो डिसाइड हो गई हैं। कौन कौन सी अभी कुछ है स्पष्ट रूपरेखा? हाँ, कुछ नए डायरेक्टर लोग हैं, नए लोग हैं, उनकी अच्छी क्योंकि अभी इस वक्त समय बहुत अच्छा चल रहा है, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए तरह की फिल्में बन रही हैं, मल्टीप्लेक्स की वजह से आपको एग्जीबिशन भी मिल जाती है, और हमारी जो प्रोडक्शन है उसका ब्रांड अच्छा है, तो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम ऐसे काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आने वाली फिल्म की सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ईश्वर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से He will not be an ally of Kiran Kumar Reddy government.